नमस्ते प्यारे बच्चों, देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन फिर एक नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज अपना जो पेपर रहेगा वो रहेगा 9.2 यानी कि 90 प्रश्न पत्र जो था अपना इस्माइल का, उसकी दूसरी क्लास। पहली क्लास अपन ने कल कर ली थी और आज अपन उसकी दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को, और ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में कौन कौन से परंपरागत स्रोत है, किसी एक पर अपन को निबंध लिखने के लिए बोला है। अब बच्चों देखो, परंपरागत और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा के वो है जिनसे हम परंपरा से ऊर्जा प्राप्त करते आए हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन है। उसी का जीवाश्म ईंधन के अंदर ही आ गया ये कोयला, पेट्रोल, ये पवन ऊर्जा है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ये परंपरा से अपन इनसे क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते आए हैं। अब नव्यकरणीय भी ऊर्जा होती है। नव्यकरणीय जिसको अपन गैर परंपरागत बोलते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है। ये परंपरा से नहीं, अब भी इसका उपयोग करना अपन ने प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार से आज हम बात करेंगे कि परंपरागत जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं और किसी एक के बारे में अपन लिखेंगे। तो अपन चलते हैं अब यहाँ पर। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत निम्न स्रोत है। जीवाश्मी, जिनमें अपन, अब मैंने आपको बताया था कि परंपरागत स्रोत कौन से हैं। वे हैं परंपरागत स्रोत जिनसे हम परंपरा से ऊर्जा प्राप्त करते आए हैं और जो एक बार जिनका उपयोग होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो नव्यकरणीय नहीं है, वो अनव्यकरणीय, यानी कि उनको अपन वापस, जैसे कोयला जला दिया, राख बन गए, अब उसको काम में नहीं लेंगे। पेट्रोल अपन ने गाड़ी में ये कर दिया, अब उसका अपन उपयोग नहीं, एक बार हवा निकल गई वहाँ से, उससे ऊर्जा बन गई, फिर वो। इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये परंपरागत स्रोत है। तो पहले परंपरागत स्रोत के रूप में लिया है मैंने जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है बच्चों? जीवाश्मी ईंधन होता है कि जैसे अपन अभी पढ़ते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गणेश्वर, आहड़, ये कई सभ्यताएं पढ़ते हैं और इन सभ्यताओं के अंदर अपन सुनते हैं, और किसी के अंदर मनुष्य की क्या नाम है, जो ऐसे ईदर्श होती हुई आकृति मिली, कहीं पर खेत जोतने की आकृतियां मिली, कई जगह किसी की कंकाल मिला। ये क्या था कि ये जो पृथ्वी की जब उलट फुलट से, जब पृथ्वी का प्रलय काल आता है या पृथ्वी का कुछ उसमें चेंज होता है, तो उस समय उस सृष्टि की उसके अंदर कुछ दब जाते हैं। जैसे अभी वो सभ्यता अपन क्या नाम है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो वहाँ की जो वो सभ्यताएं थी उनमें बड़े बड़े नगर, ऐसे कैसे गांव मिले हैं, ऐसे कैसे शहर मिले हैं, मतलब वहाँ कोई रहता था पहले, और किसी पृथ्वी की उथल पुथल के कारण वो सब दब गए। और अब दब गए तो वो व्यक्तियों के जो वो क्या नाम है, जो हाड़ थे और जो पेड़ पौधे थे, वो क्या बनेंगे बाद में, वो कोयले बनेंगे। तो उनको बोलते हैं जीवाश्मी ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्र, बच्चों टरबाइन, टरबाइन आपने देखा होगा, वो एक पानी, जिसके ऊपर पानी गिराते हैं, पानी से वो घूमता है, फिर उससे आगे डायनामो लगा करके फिर क्या करते हैं अपन, ऊर्जा बनाते हैं। तो एक ये है तापीय विद्युत। जल विद्युत, जल विद्युत तो आप जानते हो, अपन ज़्यादातर जो यानी कि अपन अगर चंबल के वहाँ पर जो लगा हुआ है अपने कोटार, वहाँ पर वो कौन सा है, वो यही तो है, जैव मात्रा और पवन ऊर्जा, बायोमास। ये सारे की सारी जो स्रोत अपने, वो कौन से हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। इनमें से अपन पहला एक पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवाश्मी ईंधन। तो बच्चों किसे कहते हैं जीवाश्मी ईंधन? तो यहाँ पर देखो बताया है कि वे ईंधन जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद होता है, जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, यानी कि जिनके सजीव प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों जो क्या नाम है, वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद ये बनता है,
ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति संभव। बच्चों अपन ने औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई, इसके अंदर अपन ने इसका भी एक कारण पढ़ा था। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आज भी हम जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम पर निर्भर है। घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वाहनों में पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी तथा तापीय विद्युत संयंत्र में कोयले एवं अन्य जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग के रूप में जीवाश्म ईंधन जो है उसकी उपयोगिता आज भी है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप अगला प्रश्न पढ़ेंगे, एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए किसी एक पर निबंध। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अपन निम्न ले सकते हैं: जीवाश्मी, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोमास, पवन ऊर्जा। अब जीवाश्मी ईंधन की बात करेंगे अपन, तो वे ईंधन जिसका सजीव जो थे अवशेष उनके करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद क्या नाम है जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, जिसमें कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, गैस आ गई, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों के रूप में कोयले का उपयोग ही औद्योगिक क्रांति में संभव हुआ है। और बच्चों आपको पता है कोयला तीसरे नंबर पे है विश्व में, भारत के अंदर उसके उत्पादन का। ऊर्जा पूर्ति के लिए आज भी हम जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, घरेलू ईंधन के रूप में, वाहनों में पेट्रोलियम के रूप में, डीजल, सीएनजी आदि के रूप में, विद्युत संयंत्रों का इनका प्रयोग करते हैं और जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता आज बहुत मात्रा में है। अब 9वां प्रश्न, सॉरी 8वां प्रश्न, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। मतलब कुछ बिंदु दे दिए उन्होंने, उस पे अपन को संक्षिप्त यानी छोटी छोटी सी टिप्पणियां लिखनी है। प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। पहले अपन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर देखो बच्चों, सीधा सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अगर अपन कहें तो इसका अपन दूसरा नाम वैश्वीकरण दे सकते हैं। क्योंकि क्या था वैश्वीकरण कि घरेलू जो व्यापार था उसको अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते थे। तो वहाँ पर वो है कि जो घरेलू जो अपना जो उत्पाद है उसको अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यानी घरेलू जो अर्थव्यवस्था को अपन वहाँ भेजते हैं तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं। एक तरीके से उसी का ही पर्याय ही है। तो क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय, तो आप समझ ही गए। अंतर मतलब बीच, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों के बीच, दो राष्ट्रों या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जब व्यापार होता है, दो से अधिक राष्ट्रों की सीमाओं में या उनके क्षेत्रों में जब माल, वस्तुओं या सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसा अपन ने यहाँ पर लिखा भी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार पूंजी, माल व सेवाओं यानी कि अपन पूंजी, माल व वस्तुओं, सेवाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान है। और यही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दूसरा है अपना भूतापीय ऊर्जा। कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, बच्चों खुद ही कह रहा है, पृथ्वी के तपने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी, यानी पृथ्वी के अंदर जो ताप संग्रहित है, जो गर्मी संग्रहित है, जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो गर्मी ये जो संग्रहण कर रखी है, यानी पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी को बाहर निकालना, उस ताप को बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है, भूतापी। अब ये कैसी होती है, ये एक तो बच्चों आपको पता हो जो सौर ऊर्जा पड़ती है या फिर जो खनिजों के जो क्या नाम है जो खंडन है, खनिजों की जो अपन वो उनको निकालते हैं तो उनकी उससे भी क्या होता है, जो उनकी क्या नाम है अपन कह सकते हैं कि जो खनिज की जो रेडियोधर्मी वृक्ष हैं यानी खनिजों को अपन निकालते हैं तो वो गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है और ऊपर से सूर्य की ताप पड़ती है तो वो गर्मी है। और दूसरी तो पृथ्वी के अंदर आपको पता है गर्मी रहती ही है। तो इस कारण से कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिससे पृथ्वी के अंदर संग्रहित, मैंने अभी बताया था पृथ्वी के अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है उसको निकाला जाता है। और ये भूतापीय ऊर्जा ग्रह के गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से या सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो वह व्यापार है जो
एक से अधिक राष्ट्रों के बीच की सीमाओं के अंदर या उसके क्षेत्रों के अंदर क्या नाम है, पूंजी, माल, वस्तु, सेवाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और जो भूतापीय ऊर्जा है वो क्या है कि पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है, पृथ्वी के अंदर जो ताप संग्रहित हो रखा है उसको बाहर निकालना भूतापीय ऊर्जा है। अब प्रश्न नंबर अगला है कि संसद के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न 2 बार आ चुका। इस प्रश्न को आप, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न करा दिया गया है पहले ही, यानी कि ये आपकी जब परीक्षा थी उससे पहले ही मैंने ये प्रश्न करवा दिया था, यानी कि आपकी परीक्षा लगने वाली थी उससे पहले ही, यानी कि इस प्रश्न को मैंने लगभग आपकी परीक्षा से 20-25 दिन पहले करवा दिया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे। और इन पेपरों के अंदर भी 2 बार आ गया बच्चों ये प्रश्न, तो ध्यान रखना इसको। आपको इसका आंसर मैं यहाँ नहीं करूंगा, इसका आंसर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप उस वीडियो के नाम पे क्लिक करोगे, वीडियो चल रहा है उसके नाम पे क्लिक करोगे, नीचे एक लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में सबसे ऊपर वाला जो लिंक होगा वो इसी का होगा बच्चों, तो वहां जाके आप इसको देखोगे। अब अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजिनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैसे तो बच्चों अपन ने इटली का एकीकरण पढ़ा था इससे पिछले वाले पेपरों के अंदर। जिन मेरे भाई बंधुओं ने अभी तक पीछे वाले पेपर नहीं पढ़े हैं वो सारे के सारे एक एक पेपर को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इनके अंदर आ रहे हैं। तो इस मेजिनी के एकीकरण का वहां भी अपन ने उल्लेख किया था, और यहाँ भी अब इसका थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा प्रश्न है तो यहाँ भी इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हैं। तो एक बार देखो कि निम्नलिखित पर टिप्पणियां, तो अपन ने टिप्पणियां की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमाओं या क्षेत्रों के अंदर जो माल या पूंजी है उन सेवाओं का आदान प्रदान है। भूतापीय ऊर्जा क्या है कि भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर से क्या होती है, संग्रहित की जाती है, जो ताप है उसको निकाला जाता है। ये ग्रहों के गठन, खनिज के रेडियोधर्मी या सौर ऊर्जा के ताप से होती है। अब ये संसद की मैंने कहा आपको कि आपके इसको लिंक में मिलेगा, पहले से ये वीडियो है, पहले से ये क्लास ले रखी है। और इटली की एकीकरण का योगदान अब अपन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब अपन, इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान का उल्लेख कीजिए। बच्चों इटली का एकीकरण अपन ने तब भी पढ़ा था, उसमें अपन ने मेजिनी का योगदान पढ़ा था। उसमें अपन ने कार्बोनरी संस्था पढ़ी थी, फिर कार्बोनरी संस्था के बाद उसमें एक सफल नेतृत्व नहीं मिलने के कारण उसी की अगला जो भाग अपन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें असफल हो गए। उसके बाद में मेजिनी ने क्या किया, युवा इटली नाम से एक संस्था बनाई, और अब उस नाम से ही आप जानते होंगे 1831 में बनाई उन्होंने, और उस नाम से आपको पता चल रहा होगा युवा इटली मतलब युवाओं की इटली। तो मेजिनी ने क्या किया कि मेजिनी ने इटली वासियों के जो इटली वासी थे उनके अंदर त्याग, देशभक्ति और भावना को कोट कर भर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसकी कमान जो है, अगर किसी देश में क्रांति लानी है तो उसकी कमान किसको दे दो, वहाँ के युवाओं को दे दो। अगर युवाओं, क्योंकि युवाओं के अंदर क्या होती है, जोश होता है, बुद्धि होती है, ताकत होती है, सोचने समझने की अच्छी शक्ति होती है, बस उनको सही दिशा में उनको क्या कर दो, लगा दो, तो वो देश जरूर तरक्की करता है। बस यही कार्य किसने किया, मेजिनी ने। युवा इटली बनाई और वहाँ की जो कमान थी जो युवाओं के हाथ में दे दी, और युवाओं ने उनके कहने पर वहाँ के हर व्यक्ति के अंदर क्या कर दिया, देशभक्ति, वहाँ के त्याग, देश के लिए बलिदान की भावना भर दी। और बस उस युवा इटली का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि यहाँ इस इटली को स्वतंत्र करना और यहाँ के इन लोगों को बाहर निकालना, स्वतंत्रता समानता की स्थापना करना। ये इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान था, जिसने 1831 में युवा इटली नाम से एक संस्था बनाई, और उसके संस्था के माध्यम से उसने वहाँ के लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना भरी, वहाँ के युवाओं को जगाया और वहाँ के युवाओं को साथ लेकर के इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई। देखिए अब यहाँ देखते हैं, मेजिनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था। 1831 में मेजिनी ने क्या किया, फ्रांस में युवा इटली नामक एक संस्था बनाई। मेजिनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्या करना है बच्चों, नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे देना होगा। युवकों के हृदयों में अत्यधिक क्या होती है, शक्ति छिपी हुई होती है, बस उस शक्ति को सही दिशा में लगाना है। उनको मार्गदर्शन के साथ मेजिनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली के निवासी में, वहाँ के जो निवासी थे उनको 3 नारे दिए।
क्या कि इटली को मुक्त करो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और परमात्मा में विश्वास रखो। बस ये करते जाओ, परमात्मा में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये इस प्रकार का जो जोश था वो किसने भरा? मेज़नी ने युवाओं के, वहाँ की जो इटली की जो जनता थी उनके अंदर। और मेज़नी की जो युवा इटली जो था, यानी जो संस्था थी, उसके उद्देश्य क्या थे? तो उसका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता, समानता, जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो। यानी कि राज्य तो बने, एक तो बने, लेकिन उसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, तथा जन कल्याण पर आधारित हो। और दूसरा था इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति। ये दो थी कि इटली की एक वो प्राप्ति हो, फिर उसके बाद में वो जो उसका जो राज्य है वो राज्य किस आधारित हो? जन कल्याण, समानता और स्वतंत्रता का। तो अपन कह सकते हैं कि वास्तव में मेज़नी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी, क्योंकि अब कार्बोनेट संस्था उसके बाद में वो तो शुरू में फेल हो गई, फिर सबसे बड़ी जो अगर उसकी रखी है, उसको अगर आंदोलन को संभाला है, तो वो बच्चों कौन था? मेज़नी था। और वहाँ के लोगों के अंदर देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी, और वह क्रांति का अग्रदूत था। ठीक है बच्चों, ये अपन ने इटली के एकीकरण में क्या पढ़ा? मेज़नी का योगदान। और आप भी इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो, मैंने बच्चों उस समय प्रश्न पढ़ा तब ये बात कही थी कि मेज़नी इटली के एकीकरण में से बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। जैसे उसी के अंदर से एक पार्ट निकाल दिया, छोटा सा कर दिया मेज़नी का, और एक था पहले वाला प्रश्न था कि इटली के एकीकरण पर लेख लिखिए। अब केवल इतना सा पूछ लिया कि मेज़नी का, ऐसे ही जैसे उसने बिस्मार्क का, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान पूछ लिया। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो भी, जैसे मान लो आप इटली और जर्मनी के एकीकरण को पढ़ोगे, तो उनके अंदर उन जो बीच में जैसे बिस्मार्क आ रहा है वहाँ के में, जर्मनी के एकीकरण में, उसका भी अपन को पढ़ना है। जैसे इटली के एकीकरण में मेज़नी आ रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। तो चलो अपन इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। और बच्चों, इन कक्षाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजो जिनसे उनको भी लाभ मिले, और आप इनको सब पूरी कक्षाएं, इससे पहले वाली कक्षाएं भी आप देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इटली के एकीकरण का योगदान, तो अपन ने मेज़नी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था, और ये इसने ही इटली के एकीकरण को अगर अपन कहें तो क्या नाम है, जो लगाम दी थी, इसी ने उसके एकीकरण को शुरू करना है, मान लो इसको। और इटली के एकीकरण की जो कमान थी, इसने युवाओं के हाथ में दे दी थी, क्योंकि इसका मानना था कि युवाओं के अंदर जो है बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और मेज़नी की जो वो संस्था थी, उसका उद्देश्य था कि क्या करना, वहाँ के जन कल्याण व स्वतंत्रता, समानता पर आधारित राज्य की स्थापना हो, और इटली की स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। बस यही इसके उद्देश्य थे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।